हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। और उसमें हम जो पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, जो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, उसमें हमने आर्टिकल 100 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम बात करेंगे 101 से लेके 108 तक, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा, क्लास होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो राष्ट्रपति का अध्यादेश करने की जो शक्ति है 1, 2, 3 के अंदर, अनुच्छेद 123 के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे कि वहां तक कंप्लीट कर लेंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम 108 तक कंप्लीट करते हैं और चीज़ों को समझते हुए जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे एकेडमी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है और यहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है। साथ में जो क्लासें हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे कि जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन में कुछ फीचर्स एड करवा कर उसके बाद में जो क्लासों का प्रारूप है, सेटअप है, शेड्यूल्स है, वो सारी चीज़ें उसमें डाल दी जाएगी। इसके अलावा जो ई नोट्स हैं उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। साथ में जो यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही है उनका भी हम लोग क्या करेंगे, अटैचमेंट उसे कर देंगे। धीरे धीरे चीज़ें हैं, आगे बढ़ रही है और कंटेंट तैयार करने में भी टाइम लगता है। साथ में फिर जो क्लासें हैं उनका भी सेटअप करना पड़ता है, खुद को भी पढ़ना पड़ता है, सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेने में कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, इसमें एक बात तो ये है कि जो स्टार्ट में किसी को बिलीव जो दिलवाना है, मतलब क्योंकि कोई चीज़ नई मार्केट में आई है तो उस पर भरोसा नहीं हो पाता इस चीज़ के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए जो एक टेस्ट है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड, अगर मान लेते हैं कि भाई ये तो 100% श्योरिटी तो कहीं पर भी नहीं है इस मामले में कि एग्जैक्ट वहीं से होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है कहीं पर, ठीक है। स्टेबिलिटी दिखानी पड़ती है, वहाँ पर समय देना पड़ता है, तब जाकर आप क्या करते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करते हैं। आप इस दिए हुए नंबर पे जो है आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू हो तो, ठीक। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ठीक है। हम लोग इसमें बात करते हैं आर्टिकल 101 से, ठीक है, 101 से। क्या लिखा हुआ है इसमें कि सीटों का खाली होना, ठीक है। अब सीटें खाली किस वजह से हो सकती है, अब रीजन काफी सारे हो सकते हैं। कोई सदस्यता से हट जाए, त्यागपत्र दे दे, कोई लाभ के पद पर हो, या फिर किसी की मृत्यु हो जाए, या इमरजेंसी कुछ और कारण हो सकता है, ठीक है। 102 सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, ठीक है। ऐसी कौन सी कंडीशंस हो जिसके आधार पर सदस्य बनने से उसको रोका जाए, ठीक है। आर्टिकल 103 में क्या है कि सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय, जो अयोग्यता का आधार है उनके ऊपर जो प्रश्न होगा उससे संबंधित जो निर्णय है उसकी बात की जा रही है कि कौन इसके ऊपर डिसीजन देगा कि कौन ये इसकी योग्यताएं हैं, कौन ये योग्य है, कौन अयोग्य है। 104 अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि ये जो शेड्यूल्स 3 है उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। कई आधार हैं लेकिन इसमें भी कई सारी जो व्यवस्था है वो इसमें है, ठीक है। हम इसको अटैचमेंट करके पढ़ेंगे। शपथ लेने से पहले बैठने और मतदान करने पर जब पात्रता नहीं हो तो क्या दंड हो। जैसे मान लो कि अगर कोई शपथ नहीं हो, डायरेक्ट अगर वहां जाकर बैठ जाए, ठीक है, तो उसके लिए कुछ दंड की व्यवस्था है। 105 में संसद के सदस्यों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, इनके बारे में जानकारी दी हुई है। फिर है आर्टिकल 106, ठीक है। आर्टिकल 106 में क्या चीज है, सदस्यों के वेतन और भत्तों की बात हुई है, ठीक है। फिर बाद में आर्टिकल 107 में विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने संबंधी प्रावधान है, ठीक है। फिर है 108, ठीक है। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात हुई है, जैसा कि हमने इसमें बात की थी पहले, और इनके कुछ बेसिक्स जो आधार हैं वो हमने पिछले वीडियो में जाकर कंप्लीट कर दिए हैं। अब तो ये आर्टिकल चल रहे हैं तो एक तरीके से फास्ट रिवीजन चल रहा है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 101, ठीक है। क्या मेंशन है इसमें कि संसद में सीटों की जो रिक्ति है उससे संबंधित है, ठीक है। सदन के दोनों सदनों संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में दोहरी सदस्यता को रोकता है। या तो आप लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं या फिर राज्यसभा के, आप वन टाइम दोनों के सदस्य नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यदि कोई सदस्य कुछ अयोग्यताओं, आर्टिकल 102 आगे पढ़ेंगे, का सामना करता है, इस्तीफा देता है
या बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, याद रखना इस बात का। तो वो 60 दिन की जगह बाद 2 मंथ लिख देगा वो, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। वो 60 दिन की जगह क्या कर सकता है, वो 2 मंथ लिख सकता है, ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना। तो सीट रिक्ति को अनिवार्य बनाता है, ठीक है, कि जवाबदेही सुनिश्चित करता है और शक्ति के केंद्रीकरण को रोकता है। फिर है आर्टिकल 101 के कुछ प्रावधान है, उसको पढ़ते हैं। वही चीजें जो ऊपर लिखी हुई है, अलग से चीजें नहीं है। संसद में दोहरी सदस्यता को क्या करता है, वो रोकता है। दोहरी सदस्यता मतलब संसद और राज्य की, क्या लिखा हुआ इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। संसद में दोहरी सदस्यता, यदि कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता तो संसद एक सीट के लिए रिक्त होने के लिए कानून बनाती है, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। संसद एक सीट के रिक्त होने के लिए कानून बनाती है, ठीक है, दोनों के लिए नहीं। फिर दोहरी सदस्यता संसद और राज्य की, यदि दोनों पदों पर निर्वाचित हो जाता है, मतलब राज्य के अंदर राज्य विधानमंडल में भी और संसद के सदस्यों में भी, ठीक है, उसके लिए तो संसद की सीट एक निर्दिष्ट अवधि मतलब तय की हुई अवधि, मतलब राष्ट्रपति के नियमों जो नियम है उनके द्वारा निर्धारित होता है वो, ठीक है, के बाद रिक्त हो जाती है जब तक कि राज्य की सीट से इस्तीफा न दिया जाए, ठीक है। यदि एक दिया हुआ टाइम है, मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति है वो लोकसभा से भी निर्वाचित होता है और वो जो राज्य विधानमंडल है उसमें विधायक के पद पर भी वो आसीन होता है, ठीक है, दोनों के पद के लिए वो निर्वाचित मतलब होता है उम्मीदवार, वो जीत जाता है। तो उसको एक केवल या तो लोकसभा की या फिर विधानमंडल की, विधानमंडल में विधायक, ये जो विधायक है इसकी सीट लेनी होती है। यदि मान लेते हैं कि वो जो एक समय दिया हुआ राष्ट्रपति के द्वारा तय किया होता है, यदि वो उस समय के दौरान यदि वो उस सीट से मतलब जो विधानमंडल की जो सीटें थी किसमें जो विधायक है, अगर वो विधायक के पद से यदि वो रिजिग्नेशन नहीं देता है या वहां से हटता नहीं है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो जो लोकसभा की सीटें हैं जो वो ऑटोमेटिक वो खारिज मानी जाएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अयोग्यता, यदि कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के तहत, इसमें क्या लिखा हुआ आगे पढ़ते हैं, के तहत अयोग्यता के अधीन हो जाता है, उदाहरण के लिए लाभ का पद धारण करना दो एक सीट के लिए रहता है, ठीक है। फिर है त्यागपत्र, राज्यसभा का जो सभापति है और लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा लिखित त्यागपत्र, ध्यान रखना, स्वीकार किए जाने पर कोई भी सीट रिक्त हो सकती है। मतलब अगर कोई लिखित रूप से कोई अपना जो त्यागपत्र है अगर वो दे दे इनको, राज्यसभा में राज्यसभा जो सभापति है उनको और लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है, लिखित रूप से दे देते हैं तो वो त्यागपत्र माना जाता है, ठीक है। दीर्घकालीन अनुपस्थिति, यदि कोई सदस्य सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किए बिना 60 दिनों तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 102, लोकसभा या राज्यसभा में संसद सदस्य, इसमें क्या लिखा हुआ 102 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 क्या कहता है कि लोकसभा या राज्यसभा में जो संसद के सदस्य हैं मतलब जिनको सांसद बोलते हैं, बनने के लिए किसी व्यक्ति की अयोग्यता के आधारों को क्या करता है वो बताता है, जिसमें लाभ का पद धारण करना है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना है, दिवालियापन है, नागरिक भारत का नागरिक न होना, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून जैसे दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य शामिल होता है। ये प्रावधान हितों के टकराव को रोककर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या करते हैं, जनता के विश्वास को बनाए रखकर कानून निर्माताओं की निष्ठा सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ प्रमुख आधार है, वही चीजें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी है। लाभ का पद है, ठीक है, भाई सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए या सरकारी सेवाओं में लाभ पद नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो न्यायालय द्वारा घोषित हो, इस बात का ध्यान रखना। फिर बाद में दिवालियापन नहीं हो, ऐसा कर्जा नहीं हो मतलब उसकी संपत्ति उससे ज्यादा इतना कर्जा नहीं हो कि उसको चुका पाने में भी उसको दिक्कत होती है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर कभी भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों में संलिग्न ना हो, तो इन चीजों को पहले ही रोका जाता है। नागरिकता, भारत का नागरिक ना होना या स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता या निष्ठा प्रवर्तित करना, संसदीय कानून, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित, वो यदि वो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित होना, ठीक है, तब उसको रोका जा सकता है।
10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता हो तो फिर उसको यहाँ पर जो है सदस्यता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 103 क्या कहता है, हमारे 102 गए संसद में सांसदों से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का उल्लेख है और इसमें कहा गया कि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। तो इसमें है कि जो पढ़ रहे थे कि अंतिम निर्णय किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। लेकिन उन्हें पहले भारतीय चुनाव आयोग, इस बात को ध्यान रखना खास करके, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय प्राप्त करनी होगी पहले तो, और उसके अनुसार कार्य करना होगा। यह निष्पक्ष और विशेषज्ञ समर्थित निर्णयों को सुनिश्चित करता है। और अनुच्छेद 102 जो 102 में क्या था कि अयोग्यता का आधार के साथ मिलकर संसदीय अखंडता को बनाए रखता है। अब इसमें कुछ पहलू है उसको पढ़ते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। निर्णय कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। यह कब लागू होता है, जब यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी सांसद अनुच्छेद 102 के सूचीबद्ध आधारों पर, जैसे कि लाभ का पद है धारण करना या फिर अस्वस्थ मन या दल बदल जैसे आधार है जिसके आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है उनको के तहत अयोग्य है, ठीक है। फिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या है इसके अंदर कि राष्ट्रपति को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग से परामर्श करना होगा, पहली चीज तो ये, और वे उनकी राय मानने के लिए बाध्य हैं। इट्स मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये बहुत है, ये क्या करते हैं कि वो जो विकल्प है क्वेश्चंस के अंदर उनमें हुबहू चीजें उठा के डाल देते हैं, इनमें फेरबदल कर देते हैं और इन्हीं चीजों पे क्या करते हैं वो कंफ्यूजन करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका जो उद्देश्य है, अयोग्यता संबंधी विवादों के लिए एक संरचित, ठीक है, निष्पक्ष और तंत्र प्रदान करना स्ट्रक्चर जिससे संसद की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके, ठीक है। वही चीजें हैं कि सांसदों की अयोग्यता के मामले में जो राष्ट्रपति और चुनाव आयोग के बीच एक अनिवार्य परामर्श का प्रक्रिया का निर्माण करता है, इस बात का ध्यान रखना। वो यहाँ पर जो बाध्य का है उस बात का ध्यान रखना जिससे निष्पक्षता और संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित हो सके। आर्टिकल 104 में पढ़ते हैं 104 में, किसी भी ऐसे व्यक्ति पर प्रतिदिन 500 रुपया जुर्माना लगता है जो शपथ लेने से पहले, मतलब आर्टिकल 99 में क्या लिखा होता, आवश्यक है कि संसद में बैठता है, मतदान करता है और जब वह जानता है कि यह अयोग्य नहीं है, मतलब या जब वह जानता है कि वह योग्य नहीं है, उसको यह पता है कि मैं योग्य नहीं हूं अभी, ठीक है, उसके बावजूद भी वो सदन में बैठता है और क्या करता है, मतदान करता है, या फिर अयोग्य है और यह जुर्माना संघ को ऋण के रूप में वसूल किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल योग्य सदस्य ही कार्यवाही में भाग ले। इसके कुछ पहलू, उद्देश्य क्या है इसका 104 का कि अनाधिकृत भागीदारी को रोककर संसद की अखंडता और वैधता को बनाए रखे, ठीक है। किसे दंडित किया जाएगा, जो भी अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले बैठता है, ठीक है, या मतदान करता है, ठीक, मतलब वो संसद का सदस्य तो हो गया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जीत के आ गया, लेकिन वो शपथ लेने से पहले वहां पर ऐसा करता है, तब की बात है, ठीक है। जानबूझकर तब मतदान करना या बैठना जब वह इसके लिए योग्य न हो और अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंध होने पर भी भाग लेता है, ध्यान रखना। जुर्माने की राशि, इस प्रकार के अवैध रूप से बैठने या मतदान करने के प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपए का जुर्माना है वसूली। इस जुर्माने को केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार की देय ऋण के रूप में माना जाता है, ठीक है। आर्टिकल 105 क्या कहता है, संसद उसके सदस्यों और समितियों, संसद के सदस्य है और उनसे संबंधित जो समिति है, संसदीय समितियां की विशिष्ट शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करता है, ठीक है। जो मुख्य रूप से सदन के भीतर भाषण की स्वतंत्रता, बयानों, मतदानों के लिए अदालती कार्रवाई से उन्मुक्ति और कार्रवाई प्रकाशित करने का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिससे स्वतंत्र रूप से कार्य करना संभव हो पाता है। मतलब यह है कि संसद की कार्यवाही में यदि नेता या फिर जो लीडर्स है या फिर जो सदस्य है वो कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं, बोलचाल कर रहे हैं, उनको जो बोलने का अभिभाषण है, डिस्कस कर रहे हैं, जो भी कर रहा है,
उसमें जो न्यायिक कार्रवाई है वो उसमें उसका हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब जुडिशरी का हस्तक्षेप नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। वही चीजें हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धारा सेक्शन फर्स्ट धारा 1 सदस्यों को संसद में कानूनी कार्रवाई के भय के बिना बोलने मतदान करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, खुली बहस के लिए आवश्यक है, ठीक है। फिर इसका खंड 2 क्या कहता है, अदालती कार्रवाई से छूट, संसद और उसकी समितियों में कही गई या मतदान की गई किसी भी बात के लिए सदस्यों को अदालत में मुकदमा चलाने से बचाता है और कार्यवाही के अधिकृत प्रकाशनों की रक्षा करता है, ठीक है। परिभाषित जो विशेषाधिकार है उसकी बात कर रहे हैं कि संसद को कानून द्वारा अपने विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने का अधिकार देता है, तब तक वे भारत की स्वतंत्रता 1947 के पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के समान है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, विधायी स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। विशेषाधिकारों का प्रकार, इस बात का ध्यान रखना कि दीवानी मामलों में सत्र के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति, ठीक है। फिर बाद में कार्यवाही से अजनबियों को बाहर रखने का अधिकार, संक्षेप में वही चीजें। आर्टिकल 106 क्या कहता है कि संसद को अपने सदस्यों जो सांसद है के वेतन भत्ते और पेंशन निर्धारित करने का अधिकार देता है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई एक दिन के लिए भी सांसद बनता है और वो अपना पद त्याग करता है तो इस बात का ध्यान रखना उसकी पेंशन चालू हो जाती है। यदि वो विधायक पर भी अगर मालूम रहता है तो भी उसकी जो फिर पेंशन वो चालू रहती है, दोहरी चलती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो जितनी बार अगर वो सांसद बनता है, विधायक बनता है, उतनी बार उनकी पेंशन चालू रहती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप विधायक भी बन रहे हैं, सांसद भी बन रहे हैं, तो अगर आप मान लो रिटायरमेंट हो जाती है, फिर पद से त्याग करते हैं, कुछ भी करना हो, तो आप अगर एक दिन के लिए भी बनते हैं तो आपका पेंशन मिलना स्टार्ट होगा बाद में, ठीक है। उद्देश्य वेतन निर्धारित करने का अधिकार है, ठीक है, जिसके तहत वे अपने कर्तव्यों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करते हैं। प्रारंभिक प्रावधान पूर्व संवैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जब तक कि संसद वेतन अधिनियम जैसे विशिष्ट कानून नहीं बना देती, ठीक है, जब तक नया कानून नहीं बनता है तब तक जो पहले की व्यवस्था है वही चल रही है। उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, जो वेतन भत्ते और जो पेंशन है वो मिलता रहेगा। सांसदों के पारिश्रमिक के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करना, जिससे संसद को इन लाभों का तय करने की अनुमति मिलती है। एक ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग वित्त अधिनियम 2018 जैसे अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है, जिसने संशोधनों को मुद्रास्फीति से जोड़ा है, ठीक है, कि महंगाई भी तो बढ़ रही है ना। अगर आपका मान लो कि आजादी के समय से उस समय से अगर वेतन भत्ते तय हुए हैं, ठीक है, तो महंगाई कितनी बढ़ गई, और जैसे महंगाई बढ़ी है तो वो आमदनी तो उतनी रह गई और महंगाई ज्यादा, मतलब खर्चा ज्यादा होने लग गया। तो इस आधार पर क्या करना लग गया कि इसमें जो अधिनियम लाया गया और इसके तहत क्या किया गया कि जो महंगाई है उसको इंक्लूड करके उसके बाद में इसमें जो वेतन भत्ता है वो उसमें तय किया गया, ठीक है। वही प्रावधान संसदीय प्राधिकरण संसद को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के वेतन, दैनिक भत्ते और अन्य भत्ते तय करने का अधिकार देता है। विधायी आधार, ये लाभ संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, न कि कार्यकारी आदेश द्वारा। इस बात का ध्यान रखना, ये संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, न कि कार्यकारी आदेश द्वारा। अंतरिम प्रावधान, जब तक विशिष्ट कानून नहीं बन जाते हैं, सांसदों को संविधान लागू होने से पहले संविधान सभा के सदस्यों से मिलने वाले भत्तों की दरों पर जो भत्ते हैं वो प्राप्त होते रहते हैं, वही मिलेंगे, ठीक है। और 2018 के आधार पर संचालित संशोधन किया गया, ठीक है, वही कि सांसद अपने वेतन और स्वयं निर्धारित करते थे, हितों के टकराव की चिंता उत्पन्न होती थी। वित्त अधिनियम 2018 ने ऐसा काम किया, ठीक है। आर्टिकल 107 107 संसद में विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने के प्रावधानों को रेखांकित करता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी विधेयक, मतलब धन विधेयकों को छोड़ के, ध्यान रखना, धन विधेयक को छोड़ के जो बाकी विधेयक है उनकी बात की जा रही है, धन से संबंधित, मतलब वित्त से संबंधित विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर लोकसभा या राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा उस सहमति पर होनी चाहिए और 17 साल के कारण वह निरस्त नहीं होता है, जिससे कानून बनाने में निरंतरता सुनिश्चित होती है, ठीक है। इसके क्या पहलू है पढ़ते हैं।
विधेयकों की उत्पत्ति, कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। फिर विधेयकों का पारित होना, किसी भी विधेयक को तभी पारित किया माना जाता है जब दोनों सदन संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के उस पर सहमति दे। 17 पर शीर्षण, 17 पर शीर्षण मतलब संसद में लंबित कोई विधेयक सदन के स्थगित मतलब स्थायी रूप से निलंबित, क्या मतलब है स्थगित? अस्थायी रूप से निलंबित हो जाना, ठीक है, होने मात्र से समाप्ति नहीं होता है, कुछ समय के लिए क्या किया जाता है उसको रोका जाता है, ठीक है। लोकसभा का विघटन, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, ठीक है, तो लोकसभा के भंग होने पर भी निरस्त नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, मैं एग्जांपल देता हूं आपको ना, वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लो कि किसी एक मुद्दे के ऊपर कोई एक विषय है जिसके ऊपर संविधान के जो संसद है, संसद के एक सदन है, उसके अंदर क्या किया गया, जो विधेयक है वो पारित करने की बात हुई। अब पारित कैसे, मतलब को प्रस्ताव रखा गया पहले, और प्रस्ताव रखा गया मान लेते हैं, ठीक है, राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव रख दिया। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि जो राज्यसभा है, या मान लेते हैं कि लोकसभा है, लोकसभा में कोई प्रस्ताव भेजा और उन्होंने उसको पास नहीं किया, और फिर वो आगे गया किधर, राज्यसभा के अंदर। और राज्यसभा के अंदर अब देखो क्या कर रहे हैं कि राज्यसभा में अगर वो जो जिस विषय के ऊपर जो प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, अगर वो राज्यसभा के अंदर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर अभी कार्यवाही चल रही है, मतलब समझ रहे, कार्यवाही चल रही है, अभी डिसीजन नहीं लिया है उसके ऊपर, सिर्फ कार्यवाही चल रही है अंदर, और वो वहीं पड़ा हुआ है अभी, तो लंबित कोई विधेयक, ठीक है, जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, पारित नहीं किया उसको, ठीक है, या तो डायरेक्ट यहां पर राज्यसभा में आ गया, या फिर वो लोकसभा में पहुंचा लेकिन वहां से पारित नहीं हुआ। लोकसभा यदि किसी कारणवश से, या तो समय का अंतराल हो या फिर किसी कारणवश से, ठीक है, मंत्रिपरिषद का अविश्वास हो, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहा गया हो, समझ लो, और धन विधेयक पास नहीं होता हो, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसके आधार पर यदि सरकार गिर जाती है या लोकसभा भंग हो जाती है, तो उस समय वो जो प्रस्ताव था वो निरस्त नहीं होगा। इसका मतलब ये है, समझ रहे हैं, वो प्रस्ताव चालू रहेगा, वो चाहे लोकसभा भंग हो गई हो तो भी, ठीक है। मुद्रा नोटों के लिए अपवाद, ठीक है, ये नियम सामान्य विधेयकों पर लागू होते हैं। धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया आर्टिकल 109 और 117 में विस्तृत रूप से वर्णित है, ठीक है, 109 में 117 में। आर्टिकल 108 संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा संयुक्त सत्र का प्रावधान, ताकि साधारण विधेयकों पर गतिरोध का समाधान किया जा सके। जब तक एक सदन इसे अस्वीकार कर देता है और संशोधनों पर असहमति व्यक्त करता है, या इसे 6 महीने से अधिक समय तक विलंबित करता है, रोक के रखता है उसको, ठीक है, पेंडिंग में रखता है, जिसमें राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष इसमें क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। यदि संयुक्त बैठक के अंदर यदि लोकसभा का अध्यक्ष ध्यान रखना इस बात का, यदि संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष उसमें अध्यक्षता करता है, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष करता है, और यदि उपाध्यक्ष नहीं होता है तो फिर इस जगह संसद का जो लोकसभा है, सदन है, इसका सदस्य नहीं करता है, राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। इस बात का ध्यान रखना, संयुक्त बैठक में पहला लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, दूसरा वो नहीं होता है तो उपाध्यक्ष करता है लोकसभा का। यदि वो दोनों अवस्थित नहीं होते हैं तो फिर इस बात का ध्यान रखना, क्या हो सकता है कि जो राज्यसभा का उपसभापति है, डिप्टी चेयरमैन, वो इसकी अध्यक्षता करता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब पढ़ते हैं। और धन विधेयकों और संवैधानिक संशोधनों लोकसभा के अध्यक्षता करते हैं, और धन विधेयकों और संवैधानिक संशोधनों को छोड़कर क्या कह रहे हैं, धन विधेयक, एक तो धन विधेयक और एक संविधान संशोधन, इन दो मामलों को छोड़कर साधारण बहुमत से निर्णय लेते हैं, ठीक है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, यदि किसी सदन द्वारा पारित विधेयक, यदि किसी सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, यदि सदन अंततः विधेयक में संशोधनों पर असहमत होते हैं,
यदि विधेयक के दूसरे सदन में प्रस्तुत किए जाने के 6 महीने से अधिक समय बीत जाने का समय पारित, वही चीजें है जो ऊपर पढ़ी। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? समन। राष्ट्रपति सदनों को संयुक्त बैठक आयोजित करने के इरादे से सूचना देते हैं, उनको सूचना देते हैं, ठीक है, एक मैसेज भेजते हैं। कौन देता है? राष्ट्रपति। पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में, किसकी? लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। फिर बाद में यदि ये दोनों उपस्थित नहीं हो तो फिर राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। प्रक्रिया तो विधेयक की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अपवाद, यह साधारण विधेयकों पर लागू होता है, न कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 और या संवैधानिक संशोधनों विधेयक अनुच्छेद 168। ध्यान रखना इस बात का। क्या कह रहा है ये कि प्रक्रिया यह विधेयक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों, पहला है विधेयक उपस्थित, मतलब जो संसद के सदस्य हैं, पार्लियामेंट के दोनों के जो सदस्य हैं, टोटल सदस्यों में से पहला, फिर बाद में उपस्थित, उनमें से कितने सदस्य उपस्थित हैं, ठीक है, और फिर उपस्थित में से मतदान कितने वाले हैं, उनके सदस्यों का साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, ठीक है। अपवाद क्या है? यह साधारण विधेयकों पर लागू होता है, ठीक है, ना कि धन विधेयक अनुच्छेद जो 110 में है और संवैधानिक संशोधन विधेयक जो अनुच्छेद 368 में, इनके ऊपर लागू नहीं होता है। ये हमारे इतने आर्टिकल कंप्लीट हो गए, ठीक है। और अब मैं ज्यादा बड़ी क्लासें नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा हो सकता है कि इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि उसमें आर्टिकल्स ज्यादा हैं। तो मैंने सोचा कि जो इसका प्रावधान है उसको खत्म ही कर देते हैं इधर। राष्ट्रपति तक का मैटर कंप्लीट हो जाएगा, फिर जुडिशरी का जो मामला है वो आगे हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो टेस्ट सीरीज से संबंधित, आप वीडियो पूरा देखा करिए। दूसरा कि ये आपको पढ़ना क्यों है, ये आपको पता चलेगा इस चीज के लिए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, इसका जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड, और किस आधार पर व्यवस्था चल रही है। आप कंपटीशन नहीं कर रहे हैं तो भी आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर भी आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कोई भी आपकी कोई परेशानी हो, तो हम कोशिश करें कि धीरे धीरे चीजें हैं वो अपडेट करते जाएं, ठीक है। थैंक यू।